नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं साइमा खान। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे के लिए भारत से रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी अपनी यात्रा के पहले चरण के लिए नीस पहुंचेंगे। पीएम 14 जून को नीस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और इस दौरान भारत फ्रांस संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा होगी। पीएम की यात्रा के दौरान 14 जून को नीस शहर में भारत इनोवेट्स 2026 का शुभारंभ होगा। पीएम और फ्रांस के राष्ट्रपति इस ग्लोबल कॉन्क्लेव का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के तहत आयोजित ये नवाचार मेला वैश्विक संवाद का एक बड़ा केंद्र बन रहा है, जहां भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों के निकले स्टार्टअप्स को दुनिया के बड़े निवेशकों के सीधे जुड़ने का मौका मिलेगा। पीएम 16 और 17 जून को फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और साथ ही कई विश्व के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की कार्रवाई पर भारत सरकार ने बहुत सख्त रुख अपनाया है। भारत ने इस कदम को कड़े शब्दों में निंदा की है और अमेरिका के सामने अपना भारी विरोध दर्ज कराया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बात करके इस हमले का कड़ा विरोध जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि व्यापारिक जहाजों पर ऐसे जानलेवा हमले बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ बयान देने के आरोप में कोलकाता के नेताजी नगर थाने में मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि ममता बनर्जी की इन टिप्पणियों से समाज में शांति भंग हो सकती है। कोलकाता पुलिस को शिकायत मिल चुकी है और अधिकारियों का कहना है कि वे आरोपों की जांच के बाद आगे की उचित कार्रवाई करेंगे। और इस बीच एक वकील ने भी ममता बनर्जी के खिलाफ दूसरी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी पर भी कार्रवाई की है। भड़काऊ भाषण देने के इस मामले में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भी पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। भाजपा नेता आरपी सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर पर कहा कि ममता बनर्जी जब सत्ता में थी तो सत्ता के नशे में उन्होंने बहुत इस प्रकार के बयान दिए जिससे सांप्रदायिक सद्भावना बिगड़ती थी। भाजपा नेता लौकिक चटर्जी ने कहा है कि हमारा एक ही मिशन है, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल आगे बढ़ेगा। सीपीएम और टीएमसी ने पश्चिम बंगाल को खत्म कर दिया है। बंगाल भर्ती घोटाले में ईडी ने टीएमसी विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के ठिकानों पर भी छापेमारी की है। कोलकाता में 7 परिसरों में से एक साथ तलाशी चल रही है। और बता दें कि नगर निकाय भर्ती में कथित भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था। अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति के बदले रिश्वत लेने का आरोप है। ईडी का दावा है कि नकदी और सोना लेकर भर्तियां की गईं। 125 से अधिक कथित अवैध नियुक्तियों को लेकर ये छापेमारी हो रही है, तो वहीं आगे की जांच भी जारी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिए हैं और इस स्वर्णिम अवसर पर शहरी विकास सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने संबोधित किया। डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा कि पिछले 5 दशकों में भारत के शहरी विकास की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। उन्होंने कहा कि संस्थानों को मजबूत किया है। नीट पेपर लीक विवाद के बाद दोबारा होने वाली नीट परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह से सतर्क है, जिसके तहत कैबिनेट सेक्रेटरी डॉक्टर टी.वी. सोमनाथन ने एनटीए के डायरेक्टर जनरल के साथ तैयारियों को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक की। आगामी 21 जून 2026 को होने वाली इस री नीट परीक्षा को पूरी तरह से सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी ने सभी एजेंसियों को आपस में बेहतर तालमेल बैठाने के निर्देश दिए हैं। असम के जोरहाट में भारतीय वायुसेना का एक AN-32 परिवहन विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और यह हादसा जोरहाट के रौवरिया स्थित एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। फिलहाल किसी के हताहत होने या घायल होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत केरल के दौरे पर हैं। आज शाम को
भगवत तिरुवनंतपुरम के उदय पैलेस कन्वेंशन सेंटर में आमंत्रित लोगों की सभा को वो संबोधित करेंगे। अपने तय कार्यक्रम के अनुसार मोहन भागवत 14 जून को त्रिशूर के हयात रिजेंसी में एक सभा को संबोधित करेंगे और इस यात्रा के दौरान वे अमृतपुरी जाकर आध्यात्मिक गुरु माता अमृतानंदमयी से भी मुलाकात करेंगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक पुरुष और महिला कैडेट्स ने भाग लिया और इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि 9 महिला कैडेट्स को देखकर विशेष रूप से खुशी हो रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि विदेशी कैडेट्स की मौजूदगी दुनिया भर के देशों के साथ दोस्ती, सहयोग और शांतिपूर्ण संबंध बनाने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज हैदराबाद में डिंडीगुल स्थित एयरफोर्स एकेडमी में आयोजित कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड में शामिल हुए और इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की विभिन्न शाखाओं के फ्लाइट कैडेट्स की प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी होने पर परेड आयोजित की गई। रक्षा मंत्री ने वायुसेना में अधिकारी बने इन सभी युवाओं को बधाई देते हुए कहा है कि ये खास मौका कैडेट्स की ट्रेनिंग से लेकर देश सेवा तक के सफर का एक सबसे अहम पड़ाव है। डीआरडीओ ने 10 और 11 जून को दुश्मन की खतरनाक मिसाइलों और गिरने वाली एडवांस मिसाइल प्रणालियों के लगातार 3 सफल परीक्षण किए हैं। इन सफल परीक्षणों के बाद भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM को रोकने की ताकत है, जिस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई दी है। बेंगलुरु स्थित डीआरडीओ के सेंटर फॉर एयरबर्न सिस्टम में 25 जून 2026 को नेत्रा एयरबर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस की घोषणा की जाएगी। ये स्वदेशी प्रणाली अब पूर्णतः अभियान के लिए तैयार हो गई है और नेत्रा प्रणाली का विकास भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि ये बैठक भारत की वैश्विक भूमिका और कृषि नेतृत्व को मजबूत करने का एक बड़ा मंच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि एनडीए सरकार युवाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए मजबूती से काम कर रही है। पिछले 12 सालों में युवाओं ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन जैसी पहलों से एक ऐसा माहौल बना है जो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप और उद्यमशीलता को बढ़ावा देता है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भाजपा ने 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण के अभियान के तहत प्रबुद्ध जन संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार के 12 वर्ष विकसित भारत की मजबूत नींव रखने वाले स्वर्णिम वर्ष हैं। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने राजनीति को सेवा, सुशासन और का माध्यम बनाया। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने ताजिकिस्तान की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं और इस दौरान उन्होंने दुशांबे में आयोजित मध्य एशिया SCO का केंद्र सम्मेलन में हिस्सा लिया। सम्मेलन में भारत ने युवाओं की भागीदारी और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया और साथ ही सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अगले महीने कोलकाता में होने वाले पहले SCO सभ्यता संवाद मंच की जानकारी दी। केंद्र सरकार ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए LPG आपूर्ति बंद करने से पहले हर उपभोक्ता को अलग से सूचना देने की अनिवार्यता को खत्म करते हुए नियमों में नया बदलाव किया है। इस नए नियम के तहत अब कंपनियां हाउसिंग सोसाइटियों, पोस्टर, SMS या फोन कॉल जैसे सामूहिक और डिजिटल माध्यमों से सूचना देकर अपनी नोटिस प्रक्रिया को आसानी से पूरा कर सकेंगी। लियोनेल मेसी के कोलकाता कार्यक्रम में हुई गड़बड़ी के मामले में विधाननगर साउथ पुलिस ने पूर्व खेल मंत्री अरूप बिस्वास को तीसरी बार नोटिस भेजकर 48 घंटे के भीतर हाजिर होने का निर्देश दिया है। फुटबॉल स्टार मेसी के इस दौरे में भारी
अव्यवस्था के बाद आयोजित सदरुत दत्ता ने पूर्व मंत्री आरूप बिस्वास पर टिकटों की हेराफेरी का दबाव बनाने और आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। देश के कई राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच जहां एक और मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। हिमाचल प्रदेश में 14 और 16 जून के दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल सकती हैं। 14-17 जून तक छुटपुट बारिश का दौर जारी रहेगा। दिल्ली में 14 जून को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दोपहर बाद गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के बागपत, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, मथुरा में 14 से 17 जून के बीच राज्य के अधिकांश हिस्सों में छुटपुट बारिश जारी रहेगी। बिहार में मौसम विभाग ने गरज चमक के साथ तेज हवाओं और बारिश का अलर्ट जारी किया है और इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और अजमेर, उदयपुर, भरतपुर, अलवर में धूल भरी आंधी का भी खतरा बताया गया है। उत्तरकाशी में 13 से 15 जून के दौरान गरज चमक की संभावना है और इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। तो वहीं श्रीनगर, जम्मू, बारामूला, अनंतनाग, कुपवाड़ा समेत कई जिलों में 17 जून तक रुक रुक कर बारिश जारी रहेगी। और यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए टीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100 खबरें तेज रफ्तार। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी स्पेस एक्स ने अमेरिकी शेयर बाजार में अपनी सूचीबद्धता के दिन 23% की जोरदार छलांग लगाई है और इसके साथ ही कंपनी के CEO एलन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनर बन गए हैं। मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के शेयर $150 के भाव पर खुले, जो निर्गम मूल्य से 11% अधिक है। थोड़ी ही देर में इसके शेयर का भाव बढ़कर $166.90 तक पहुंच गया और इसके साथ ही फोर्ब्स के अनुमान जताते हैं कि मस्क की कुल संपत्ति बढ़कर $1.1 लाख करोड़ हो गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक ने प्रवासी भारतीय ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्रा प्रवासी बैंक FCNRB अमेरिकी डॉलर जमा पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। इस कदम का उद्देश्य प्रवासी भारतीयों को विदेशी मुद्रा में अपनी आय बढ़ाने का अवसर देना तथा विनिमय दर में उतार चढ़ाव के जोखिम से सुरक्षा प्रदान करना है। QCI और FGDI ने चमड़ा एवं जूता क्षेत्र में गुणवत्ता परीक्षण, मान्यता और कौशल विकास व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक समझौता किया है। QCI इसके अलावा सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों के लिए गुणवत्ता परीक्षण, मान्यता और सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर भी सहयोग करेगा। RBI ने मोगावीरा सहकारी बैंक मुंबई की वित्तीय स्थिति में गिरावट को देखते हुए इस पर कई पाबंदियां लगा दी हैं और इसके तहत खाता धारकों के लिए पैसा निकालने की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए निर्धारित की गई है। RBI ने कहा है कि ये पाबंदियां 6 महीने की अवधि के लिए प्रभावी होंगी, हालांकि इनकी समय समय पर समीक्षा की जाएगी। टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के निदेशक मंडल की बैठक में वार्षिक लेखा को मंजूरी दी गई है। कंपनी के मुख्यालय बॉम्बे हाउस में हुई बैठक में वार्षिक लेखा और लाभांश की समीक्षा की गई।
भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6 प्रमुख श्रेणियों में 47,084 रिक्तियों को भर्ती करते हुए 43,781 उम्मीदवारों की भर्ती की है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेलवे निरंतर और समयबद्ध भर्ती पहलों के माध्यम से अपने कार्यबल को मजबूत करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। ये भर्तियां सहायक लोको पायलट के 18,799 रिक्त पदों, तकनीशियनों के 14,298, सब इंस्पेक्टरों के 452 रिक्त पदों समेत कई अन्य रिक्त पदों को भरने के लिए की गई। दूरसंचार विभाग ने 5.9 गीगाहर्ट्ज और 77 से लेकर 81 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड वाले स्पेक्ट्रम को लाइसेंस की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया है और इस कदम से वाहनों में यात्री सुरक्षा बढ़ाने और स्वचालित वाहनों के विकास को गति मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस समय स्विट्जरलैंड के आधिकारिक दौरे पर हैं और इस दौरान भारत और स्विट्जरलैंड ने देश के तेजी से बढ़ते हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेज क्षेत्र में स्विस दवा कंपनियों के लिए निवेश के नए अवसरों पर विस्तृत चर्चा की। देश के प्याज किसानों को राहत देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया है कि प्याज की खरीद को मजबूत बनाने और किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए सरकार ने न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य में संशोधन किया है। भंडार योग्य गुणवत्ता वाले प्याज और मौजूदा मंडी कीमतों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य को संशोधित करते हुए 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है और ये नई दरें आज से प्रभावी होंगी। FSSAI ने खाद्य व्यापार संचालकों को निर्देश दिया है कि तत्काल प्रभाव से मेटल की पिन और स्टेपल पिन, वायर और इसी प्रकार की अन्य चीजों का इस्तेमाल खाने पीने के उत्पादों को पैक करने और सुरक्षित रखने के लिए न करें। सोने और चांदी में इस हफ्ते गिरावट देखने को मिली है, जिससे सोना और चांदी क्रमशः 6,400 रुपये और 14,300 रुपये से अधिक सस्ते हो गए हैं। 24 कैरेट सोने का दाम इस हफ्ते 6,438 रुपये कम होकर 1,47,800 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं चांदी का दाम 14,326 रुपये कम होकर 2,42,582 रुपये प्रति किलो हो गया है। ईडी ने SBI से जुड़े लोन फ्रॉड मामले में एक बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के 2 पूर्व शीर्ष अधिकारियों को PMLA के तहत मुंबई से गिरफ्तार किया है। अमेरिका और ईरान के बीच अगले कुछ दिनों में एक बड़े और ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। व्हाइट हाउस के अनुसार इस डील के लागू होते ही ईरान की संवर्धित परमाणु सामग्री को देश से बाहर भेज दिया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने एक इंटरव्यू में कहा है कि दोनों देशों के बीच प्रस्तावित समझौता ज्ञापन अगले कुछ दिनों में अंतरिम रूप ले सकता है। अरागची के मुताबिक समझौते पर हस्ताक्षर के बाद दोनों पक्ष युद्ध नहीं बढ़ाएंगे और इस पर प्रतिबद्ध होंगे। ईरानी दूतावास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस आरोप को खारिज कर दिया है, जिसमें ईरान पर होर्मुज जल डमरू मध्य में एक भारतीय पोत पर हमले का आरोप लगाया गया था। ईरान ने इन घटनाओं को लेकर अमेरिका की कड़ी आलोचना की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने भारतीय पोत पर हमले में मृत भारतीय नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जवाबदेही तय करने की मांग की है। अमेरिकी नौसेना ने कहा है कि उसने होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजर रहे वाणिज्य पोत को निशाना बनाने के लिए ईरान द्वारा भेजे गए कई हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका के एक तेज और घातक सैन्य अभियान में कुख्यात अपराधी गिरोह टर्न दी अरागुआ के मुखिया हेक्टर रुस्थैनफोर्ड गुरेरो फ्लोरेंस को मार गिराया गया है। अमेरिका ने ट्रेन दी अरागुआ के एक आतंकी संगठन घोषित कर रखा है और गुरेरो फ्लोरेंस पर न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत में आपराधिक षड्यंत्र, आतंकवादियों का समर्थन करना, मादक पदार्थों की तस्करी करना और उगाही जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। म्यांमार और चीन की विदेश नीति पर लिखने वाले अमेरिकी विद्वान मिन जिन को चीन में जासूसी के संदेह में गिरफ्तार कर लिया गया है। मिन जिन पर चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाली जासूसी गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। मिन जिन को
जानने वाले बर्मा के एक कार्यकर्ता के अनुसार वह 3 जून को चीन के यूनान प्रांत में कुनमिंग शहर में एक सम्मेलन में भाग लेने गए थे और जिसके बाद वे गायब हो गए। और कांगो में इबोला के पुष्ट मामलों की संख्या बढ़कर 689 हो गई है, जिसमें 139 लोगों की मौत शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को 17 नए पुष्ट मामले सामने आए हैं, जिनमें 5 मौतें शामिल हैं और ये सभी मामले पूर्वी प्रांत इटूरी में दर्ज किए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश की साइबर और राष्ट्रीय सुरक्षा को अभेद्य बनाने के उद्देश्य से एक बेहद व्यापक और बड़े राष्ट्रीय सुरक्षा ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और इसके साथ ही सरकारी साइबर नेटवर्क की निगरानी प्रणाली में बड़ा फेरबदल करते हुए सेना और खुफिया एजेंसियों के लिए बेहद कड़े साइबर सुरक्षा नियम तय किए गए हैं। अमेरिका के टेक्सास राज्य के फ्रिस्को शहर में हाल ही में हुए भारत विरोधी बयानों और हरकतों पर भारतीय अमेरिकी सांसद श्रीनिवास थानेदार ने कड़ा एतराज जताया है। मिशिगन से डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद थानेदार ने इस घटना के कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा है कि प्रवासियों ने हमेशा अमेरिका को मजबूत बनाने का काम किया है। भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय रेलवे सहयोग और सीमा पार रेल लिंक परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए नेपाल की राजधानी काठमांडू में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने भारत और नेपाल के बीच ब्रॉड गेज रेलवे लिंक के चल रहे काम और कार्यान्वयन की विस्तृत समीक्षा की। फिलीपींस के 128वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत में फिलीपींस के दूतावास द्वारा आयोजित समारोह में भारतीय कलाकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फिलीपींस के 128वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भारत और फिलीपींस के बीच लगातार मजबूत होते रिश्तों की सराहना की। यूएई के विदेश मंत्रालय ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया गया था कि यूएई ने ईरान को 3 अरब अमेरिकी डॉलर की राशि ट्रांसफर की है। यूएई विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि मीडिया में चल रही ये खबरें पूरी तरह से मनगढ़ंत हैं। ईरान की फ्रीज की गई किसी भी धनराशि को ना तो जारी किया गया है और ना ही यूएई के जरिए ट्रांसफर या रूट किया गया है। फीफा विश्व कप 2026 में मेजबान अमेरिका ने अपने अभियान का शानदार आगाज किया है। ग्रुप डी के मुकाबले में अमेरिका ने पैराग्वे को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट में एक प्रभावशाली जीत दर्ज की है। पैराग्वे के खिलाफ मुकाबले में अमेरिका के फ्लोरिन बालोगुन ने 2 गोल किए और इस बड़ी जीत के साथ ही अमेरिका ने न सिर्फ 3 अहम अंक हासिल कर लिए हैं बल्कि ग्रुप डी में अपनी मजबूत दावेदारी का भी ऐलान कर दिया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना के बीच खेला गया मुकाबला 1-1 की बराबरी पर खत्म हो गया और इस मैच में जोबो लुकिच ने 21वें मिनट में हेडर से बोस्निया को बढ़त दिलाई। इस मैच में कनाडा और बोस्निया को 1-1 अंक मिले हैं और इसी के साथ ही कनाडा ने फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में अपना पहला अंक अर्जित किया है। धर्मशाला के HPCA क्रिकेट स्टेडियम में आज भारत और अफगानिस्तान के बीच भिड़ंत होगी और दोनों टीमों के बीच 3 एक दिवसीय मैचों की सीरीज का ये पहला मैच खेला जाएगा। धर्मशाला में डे नाइट वनडे इंटरनेशनल मैच को लेकर न सिर्फ क्रिकेट प्रेमियों बल्कि खिलाड़ियों में भी खासा उत्साह है। धर्मशाला में देश भर सहित अफगानिस्तान से भी प्रशंसक दुनिया के बड़े क्रिकेट खिलाड़ियों को मैदान पर खेलते देखने के लिए पहुंच रहे हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 4 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए हैं जिसमें भारत ने 3 में जीत हासिल की है जबकि 1 मैच टाई रहा है और ऐसे में अफगानिस्तान को अभी भी भारत के खिलाफ पहली जीत की तलाश है। न्यूजीलैंड के अनुभवी क्रिकेटर कैन विलियमसन ने 15 साल से अधिक अपने सुनहरे करियर के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और इसके साथ ही न्यूजीलैंड क्रिकेट में तीनों प्रारूपों में एक युग का अंत हो गया। 35 वर्ष के विलियमसन ने न्यूजीलैंड के लिए विभिन्न प्रारूपों में 378 मैच खेले हैं जिसमें 9,346 रन बनाए हैं और वह 2015 में ICC के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर और 2019 में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर रहे। और ICC महिला T20 विश्व कप में आज 3 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच, वहीं दूसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच, जबकि तीसरा मैच न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के बीच खेला जाएगा। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।